एक बार फिर से आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल 13 तक, अनुच्छेद 13 तक करवा दिया था। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं आर्टिकल 14 से और 18 के बीच में क्या क्या कुछ है हमारे संविधान में। तो देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 का स्टेटमेंट कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, अब देखिए किसी भी व्यक्ति से मेरा तात्पर्य क्या है। किसी भी व्यक्ति का मतलब है, पहला या तो वो सिटीजन है, भारत का नागरिक है, या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो भारत में उपस्थित है। मतलब कि अगर कोई विदेशी घूमने आया था उसके लिए भी ये अनुच्छेद 14 जो है लागू होता है उस पर भी। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अब देखिए इसमें दो टर्म यूज हुए हैं, एक है विधि के समक्ष समता और एक है विधियों के समान संरक्षण। इनको एक एक करके हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विधि के समक्ष समता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है। वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी कहां से लिया है? एक व्यक्ति है एवी डाइसी। एवी डायसी, इनका एक सिद्धांत था कि सिद्धांत विधि का शासन। तो हमने ब्रिटेन में एवी डाइसी के सिद्धांत विधि के शासन से ये कॉन्सेप्ट विधि के समक्ष समता जो है वो लिया है। अब मैं बताना चाहूंगा विधि की समक्ष समता का मतलब है कि कानून की नजर में सभी लोग समान। जैसे कि मान लीजिए एक कोई फिल्म स्टार है, मान लीजिए रिया चक्रवर्ती है, कंगना रनावत है, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन है, ये लोग हैं और एक सामान्य नागरिक है हम लोगों की तरह। तो अगर दोनों ने सेम क्राइम किया है, मतलब कि सेम क्राइम अगर दोनों लोगों ने किया है, तो उन पर कानून की नजर में दोनों लोग समान होंगे, दोनों पर समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ये नहीं है कि वो सेलिब्रिटी है और आपको ज्यादा मिले, ऐसा नहीं होगा। तो कानून की नजर में सभी लोग जो होते हैं वो समान होते हैं। ये कहता है हमारा विधि के समक्ष समता। अब आपको मैं बता दूं कि विधियों के समान संरक्षण जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर विधि के समक्ष समता का ही कॉन्सेप्ट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों में दिया होता तो उसका मतलब क्या था कि जैसे कि मान लो आप जब जाते हैं रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 3 सेक्शन में जो काउंटर होते हैं वो बटे होते हैं। एक सेक्शन होता है जिसमें लिखा होता है वयस्कों के लिए, एक में लिखा होता है सीनियर सिटीजन के लिए, एक में लिखा होता है विकलांगों के लिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा अगर इस हिसाब से चलते तो कानून सबके लिए समान है, मतलब एक ही लाइन में इन सभी को लगा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग जो हैं उनकी परिस्थितियां समान नहीं है। तो इसीलिए विधि के समान संरक्षण में क्या बोला जाता है कि समान परिस्थिति में समान कानून। मतलब कि देख लीजिए अगर कोई अक्षम व्यक्ति है तो उसके लिए हम एक न्याय संगत या न्याय उचित कोई प्रोविजन या कोई प्रावधान जो है राज्य जो है वो कर सकता है। मतलब राज्य जो है उसको ये अधिकार है कि वो कोई भी ऐसा प्रावधान कर सकता है जो न्याय उचित हो। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली। एक और इसमें आता है कि ये एक ऋणात्मक कॉन्सेप्ट है या एक ऋणात्मक विचारधारा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और ये एक धनात्मक है। अच्छा, एक और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता दूं आर्टिकल 14 का कि ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा का एक पार्ट है। ये भारतीय संविधान के मूल ढांचा का एक पार्ट है। तो लिख सकते हैं कि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचा का अंग है। यानी कि इसका मतलब है कि हम संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 14 को या अनुच्छेद 14 को नहीं हटा सकते, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आप एक चीज और जानिए। यहां तक ये बात तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या क्या है उनको और देखते हैं क्योंकि इसके अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग इसके अपवादों को देखते हैं। पहला अपवाद क्या कहता है
पहला अपवाद कहता है कि इस आर्टिकल जो 14 है इससे कुछ छूट प्रदान करी गई है। किसको छूट प्रदान करी गई है? हमारे जो राष्ट्रपति और हमारे देश की जो स्टेट है उनके जो राज्यपाल हैं उनको। तो किनको दी गई है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या क्या छूट दी गई है ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति और राज्यपाल है तो वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया है या वो अपने कुछ कार्य कर रहे हैं और उसके दौरान वो किसी भी भारतीय न्यायालय के लिए जवाबदेह नहीं है, मतलब कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया है उसके लिए न्यायालय उनके पास नहीं जा सकता, कोई जवाब नहीं मांग सकता कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया। दूसरी चीज है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह शक्ति मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 361 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति और राज्यपाल ने कोई कार्य किया अपने कार्यकाल के दौरान और उसमें कोई भी दंडात्मक कार्यवाही जो है किसी भी भारतीय न्यायालय में इनके खिलाफ जारी नहीं रखी जा सकती। तीसरा इनके खिलाफ अपवाद है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई भी ऐसा निर्णय लेते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिनमें गिरफ्तारी जैसे प्रावधान है हमारे न्यायालय से, लेकिन फिर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती इनके कार्यकाल के दौरान। तीसरा चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए इन्होंने कोई भी निर्णय लिया उसके लिए दीवानी का मुकदमा आप करना चाहते हैं, किसी राष्ट्रपति ने लिया या फिर राज्यपाल ने लिया, तो आपको पहले राष्ट्रपति को या राज्यपाल को नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने का। उसके बाद ही आप कोई भी सिविल मतलब कि जो आपका न्यायालय में हो सकता है सिविल के हिसाब से जो भी इनके ऊपर लगाया जा सकता है चार्जेस वो लगा सकते हैं। उसके लिए आपको 2 महीने का देना पड़ेगा नोटिस। तो यहां तक राष्ट्रपति की बात खत्म हो गई। दूसरा मैं अपवाद बताता हूं आपको कि अगर मान लीजिए ये होता है आर्टिकल 105 के तहत जो भी संसद में उपस्थित सांसद हैं उनको ये अधिकार है कि वो संसद में उनकी किसी भी बात को लेके आप न्यायालय में कोई भी मुकदमा फौजदारी या फिर दीवानी से रिलेटेड नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कुछ अमर्यादित बयान भी जो है हमारे संसद में हमारे नेता जो है सांसद जो है वो लोग दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई न्यायालय में नहीं हो सकती, भले ही उस बात से किसी की मानहानि हुई हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको 105 के तहत ये अधिकार दिया गया है। किनको? सांसदों को। अब सांसद मतलब कि वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं। इसी के बाद में एक और अपवाद में बता दूं, 194 आर्टिकल 194 के तहत ये हमारे विधायकों को दिया गया है। जो भी विधानमंडल में विधायक बैठते हैं उनको भी सेम अधिकार है कि अगर वो कोई भी ऐसी बात करते हैं, कोई भी अमर्यादित कथन भी बोल देते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। हालांकि हो सकता है कि स्पीकर जो है इनके ऊपर एक्शन ले और इनको किसी समिति से, संसदीय समिति से भी निकाल सकते हैं, या वो अपने हिसाब से संज्ञान से कुछ भी इन पे चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन न्यायालय के हिसाब से कोई भी इन पे चार्जेस लगेगा नहीं। ठीक है। एक और इसमें अपवाद आता है, वो आता है 361 का। इसमें क्या है, अपवाद में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि अगर संसद की कार्रवाई को अगर कोई प्रकाशन करता है, उसका किसी न्यूज चैनल में उसका प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन वो प्रदर्शन सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी उठा के और अपने प्रकाशन में या न्यूज़पेपर में या आपने कोई भी टीवी चैनल में उसको दिखा दिया। नहीं, अगर वो सत्य है, अगर आप उसको दिखा देते हैं तो आप पर कोई भी मुकदमा या केस नहीं होगा, क्योंकि वो सारी ही प्रोसीडिंग्स जो है, जो भी आपने बताया है, वो संसद में हुई है। तो ये मैंने इसके बता दिए। एक और इसका आप याद रखेंगे, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, वो है 31 गा। ये भी आर्टिकल 14 का क्या है? अपवाद है। तो इतने अपवादों के साथ हम आज का अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं, जिसमें देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 15। इसमें क्या कहा गया है? बेसिकली इसमें बोला गया है, इसके 2 क्लॉज हैं, एक है 15(1) एंड एक है 15(2). इसके 15(1) में क्या बोला गया है कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक पर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्य भारत के किसी भी नागरिक पर धर्म, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान
इनके आधार पर, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी भेद नागरिकों में नहीं कर सकता। क्लॉज आइए, दूसरे क्लॉज में लिखा है यही है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर कहा डालेंगे। कहा में क्या है, इसमें कहा गया है कि दुकानों, मनोरंजन के स्थान, दुकानों, मनोरंजन के स्थान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों आदि, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक को दुकानों, मनोरंजन के स्थान, सार्वजनिक भोजनालयों और होटलों में जाने से आप नहीं रोक सकते। दूसरा इसका पॉइंट क्या कहता है, दूसरा इसका पॉइंट कहता है कि पूर्णतः या भारत निधि से सहायता प्राप्त पूर्णतः या भारत निधि से सहायता प्राप्त या सामान्य लोगों के लिए नदी, तालाब, नदी हो गया, तालाब हो गया और सार्वजनिक स्थान, सड़क, इन पर जाने पर कोई भी रोक नहीं सकता आपको, ना ही इन स्थानों पर जाने के लिए आपको धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को ही सड़क पर चलने दिया जाए, दूसरे वर्ग के लोगों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाए। हालांकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूर्णतः या भारत निधि से सहायता प्राप्त या सार्वजनिक स्थान, ये नहीं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बना के रखा हुआ है तो तुम सोचो कि नहीं ये तो स्विमिंग पूल है और इसमें तो हम भी नहा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप उसमें जाने से वही आपको अलाउ कर सकता है, गवर्नमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली आर्टिकल 15 की बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको केवल इतना ही जानना है तो आप इतना ही दोनों को जान सकते हैं, लेकिन इसके अपवाद भी हैं 2-3, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अपवाद नंबर 1 में क्या है, इसमें एक आ गया है कि आर्टिकल 15 में आपको जो उसकी लैंग्वेज है वो तो मैंने बताई दी है। इसमें ये कहा गया है कि बच्चों और महिलाओं के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए राज्य जो है कुछ अलग तरीके से प्रोविजन कर सकता है, कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं कहीं पर लिखा होता है या कुछ नोटिस लगा होता है कि यहाँ पर बच्चे जो है वो अलाउड नहीं है, बच्चों का आना जो है वो मना है। इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो लिखी होती हैं। तो वो क्या है, मैंने बताया महिलाओं और बच्चों, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। दूसरा मैं दूसरा बता रहा हूं कि सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, जैसे कि इसमें ओबीसी भी आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ये सब जो है ये वर्ग जो होते हैं इनके लिए भी कुछ खास तौर से अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। ठीक है, तीसरा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़ के बाकी सरकारी और निजी
तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़ के बाकी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनके छात्रों को विशेष प्रावधान करके आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया कॉन्सेप्ट, नया आर्टिकल, आर्टिकल 16। देखिए आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है, इसका जो टैगलाइन है वो है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है कि राज्य के अंतर्गत जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उससे संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समानता मिलेगी, मतलब कि सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, तभी लिखा ना अवसर की समानता। तो पहला हमारा क्या बोलता है, राज्य के अधीन नियुक्तियों या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समता। ठीक है, दूसरा इसका क्या कहता है, दूसरा इसका सब क्लॉज क्या बोलता है कि राज्य के अधीन नियुक्ति से संबंधित किसी भी विषय के लिए जब हम किसी को नियुक्त करेंगे तो उसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि उनके ऊपर धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ इनको लेके भेदभाव आप नहीं करेंगे। मान लीजिए कि वो एक विशेष वर्ग से आता है तो उसको नौकरी देंगे, कोई दूसरे वर्ग से आता है तो उसको नौकरी नहीं देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। यही हमें रक्षा दी गई है हमारे मूल अधिकार में अनुच्छेद 16 में, इसके दूसरे पार्ट में। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप मेरी लैंग्वेज को अगर नोट्स बना रहे हैं तो लैंग्वेज को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर राज्य में जो नियुक्तियां दी जाएंगी उनमें इन सभी के आधार पर या इनमें से किसी एक विषय के आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखिए जो इसका तीसरा है ये अपवाद है। क्या है, अपवाद है। ठीक है, अपवाद है। अपवाद क्या कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि उसकी संसद जो है वो विशेष प्रावधान करके या विशेष संशोधन करके क्या कर सकती है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और भी जो हमारे राज्य में कुछ विशेष इलाके हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ट्राइबल इलाके होते हैं, जनजातीय इलाके होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, स्थान का प्रोविजन लगाया जाता है, मतलब स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कुछ नौकरियों को उसी स्थान के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि ये जो नौकरियां हैं वो इस स्थान पर इसी स्थान के लोगों के लिए दिए जाएंगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग कि तीसरे में क्या बोला है कि संसद लॉ बना के क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। विशेष प्रावधान कर सकती है किससे रिलेटेड, स्थान से रिलेटेड। और स्थान से रिलेटेड विशेष प्रावधान कर सकती है, कहां करेगी यार, कहीं केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ ट्राइबल्स इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र, यहां पर भी कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 14 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जो लोग ओबीसी से आते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि आर्टिकल 16 के 4 में क्लॉज में ये बताया गया है कि राज्य जो है वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग जो है, जैसे कि मान एससी हुआ, एसटी हुआ, इनके लिए क्या कर सकती है, जो भी नियुक्तियां होने जा रही हैं, जो राज्य के अंदर जो भी नियुक्ति के पद हैं उनमें कुछ विशेष आरक्षण प्रदान किया जा सकता है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं और जिनकी बहुत संख्या में भागीदारी नहीं है। किसमें नहीं है, नौकरियों में एक विशेष वर्ग की अगर भागीदारी नहीं है, ठीक है, वो पीछे रह जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। ये भी इसका अपवाद आता है। ठीक है,
ये भी इसका अपवाद आता है। अब इस अपवाद को जानने से पहले हम एक अधिकार जान लेते हैं जो हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल 340 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति जो हैं, उनको ये अधिकार है कि वो एक विशेष समिति का गठन कर सकते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए वो क्या कर सकती है, वो विशेष मतलब समिति का गठन कर सकते हैं। वही समिति क्या करेगी, उनके उद्धार के लिए उनके विषयों को ऊपर तक उठाएगी, उसमें देखेगी कि कौन पिछड़ा है कौन नहीं है। तो इस तरीके से 340 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला हुआ है। अब देखिए इसी अधिकार का प्रयोग करके सन 1953 में, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि इसी 340 का उपयोग करके राष्ट्रपति ने क्या किया, आदेश दिया कि एक पिछड़ा आयोग बनाया जाए। तो सबसे पहले पिछड़ा आयोग बनाया गया, पहला पिछड़ा आयोग। इसकी 1953 में अन्य पिछड़ा आयोग, पहला अन्य पिछड़ा आयोग लिख सकते हो। पिछड़ा आयोग की गठन हुआ 1953 में, किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में इनका हुआ। हालांकि इससे कुछ हमें प्रोविजन नहीं मिले, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट रखी लेकिन वो डिले हो गई, नहीं मानी गई। उसके बाद क्या हुआ, सन 1979 में एक और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो बना, जिसको हम बोल सकते हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना, सन 1979 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल। इसीलिए इस पिछड़ा आयोग को मंडल आयोग भी बोला जाता है। तो बीपी मंडल बने और इनको ये बोला गया कि आप जो है अपनी रिपोर्ट पेश करिए कि कौन ओबीसी वर्ग की कितनी जातियां हैं और क्या उनका उत्पीड़न हुआ है, क्या कुछ नहीं है, इसके बारे में इनसे पूछा गया। तो इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट में बताया कि 3743 जातियां, कितनी जातियां, 3743 जातियां जो है भारत में वो ओबीसी वर्ग में आती हैं, जो कि लगभग 52% पूरे भारत की पॉपुलेशन का रखती हैं। कितना रखती हैं, 52% पूरे भारत की पॉपुलेशन का रखती हैं। और इन्होंने सिफारिश करी कि इनको 27% आरक्षण दिया जाए। कितना दिया जाए, 27% आरक्षण, रिजर्वेशन दिया जाए, ये इन्होंने कहा। हालांकि ये उसी टाइम पे नहीं मानी गई, इसको 2 दशक लग गए पूरा होने में, और 1790 में 1 दशक लग गया। आपकी सरकार आई बीपी सिंह की सरकार आई, और बीपी सिंह की सरकार ने ये बात जो थी 27% आरक्षण वाली ये मान ली, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 27% आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जाए। ये बात इन्होंने जैसे ही मानी और जैसे ही इसका प्रोविजन किया, तुरंत इनकी सरकार जो है वो गिर गई। क्या गिर गई, तो 3743 जातियां हो गई, 27% रिजर्वेशन की इन्होंने मांग करी, और 1990 में, 1 दशक बाद 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी और उन्होंने 27% आरक्षण की बात को स्वीकारा। तुरंत ही क्या हुआ कि बहुत ज्यादा विरोध हुआ और इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद 1991 में नरसिंह राव की सरकार बनी, और नरसिंह राव ने क्या किया, उन्होंने इस 27% की आरक्षण की बात तो मानी। इन्होंने 2 काम किए। क्या काम किए, 2 काम किए। पहला, इन्होंने 27% आरक्षण की बात तो मान ली ओबीसी के लिए, साथ ही इन्होंने दूसरी एक और मांग दे दी कि 10% आरक्षण जो है, कितना, 10% आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर जो जनरल लोग हैं, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। इसको भी इन्होंने बात मान ली। हालांकि इसी बात को लेके इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने इस बात को उठाया कि 10% आरक्षण देना जो है वो स्वीकार नहीं है, वो न्यायसंगत नहीं है। तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बाद में वर्डिक्ट दिया, और ये बात जो है 10% आरक्षण वाली, इसको खारिज कर दिया गया। उस टाइम पे खारिज कर दिया गया, और ओबीसी की ये 27% की आरक्षण की बात को मान लिया गया।
हालांकि ओबीसी के 27% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला उस टाइम पे इंदिरा साहनी के केस के बाद, जिसमें 10% की बात को हटा दिया गया था, उसके बाद जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिला, उसमें क्या हुआ कि कुछ शर्तें भी जोड़ दी गई। क्या कर दी गई? कुछ शर्तें भी जोड़ दी गई। शर्तों में ये जोड़ दिया गया कि उसमें से एक शर्त थी, उसमें ये जोड़ दिया गया कि आपके जो भी ओबीसी वर्ग हैं, एक जो क्रीमी लेयर एक बनाई गई है लिस्ट, उसमें क्या है कि जो भी क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे उनको तो ओबीसी के तहत आरक्षण मिलेगा 27% का, लेकिन जो भी इससे बाहर आएंगे उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है कि 103वां संविधान संशोधन हुआ। 103वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संशोधन में क्या हुआ? इस संशोधन में अभी 2019 में क्या किया गया? आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग थे, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, उनको 10% आरक्षण दिया गया। उनको 10% आरक्षण दिया गया। जो भी सिविल पोस्ट हैं उनमें 10% आरक्षण की बात करी गई। तो हमने अभी तक जान लिया आर्टिकल 14, 15 और 16। अब हम आगे जानने जा रहे हैं आर्टिकल 17 और 18 के बारे में।